फैसलाबाद में धड़ाधड़ कॉलोनीज बन गई, इंक्वायरी मुकम्मल ना हुई। 603 में से 118 मंजूर शुदा। लालपुर विलास, रजा गार्डन, कोहिनूर टाउन, नवाज टाउन, रचना टाउन, रहीम टाउन, जलाल टाउन, नवाब सिटी और रियाजुल जन्ना शामिल। रिकॉर्ड तलब हुआ, रिपोर्ट जमा ना हुई। किसी को एनओसी जारी हुआ, किसी ने बगैर पूछे ही कॉलोनी बना ली। रिकॉर्ड मौजूद ना होने के बायस छानबीन बेसूद। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में धड़ाधड़ कॉलोनियां बन गई, इंक्वायरी मुकम्मल ना हुई। 603 में से 118 मंजूर शुदा। लालपुर विलास, रियाज गार्डन, कोहिनूर टाउन, नवाज गार्डन, रचना टाउन, रहीम टाउन, जलाल टाउन, नवाब सिटी और रियाजुल जन्ना शामिल हैं। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? सारा कॉलोनियां जो है एफडीए से मंजूर शुदा है। इनकी मंजूरी के लिए जो बुनियादी एनओसी चाहिए होता है, इसमें नस्मा इनहार है, नस्मा माहौलियात है और इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट है, उनमें ये मुतलका महकमों के हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन कॉलोनियों में से बेशतर के पास जो है वो एनओसी ही मौजूद नहीं, जो कि नस्मा माहौलियात से लिया जाता है। नस्मा माहौलियात के जराये के मुताबिक 12 से 15 कॉलोनियों के पास एनओसी मौजूद है, लेकिन इसका भी डाटा जो है वो महकमा माहौलियात के पास मौजूद नहीं कि किन किन कॉलोनियों ने महकमा माहौलियात से एनओसी लिए। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल एफडीए की जानिब से जब इस मामले की इंक्वायरी शुरू की गई, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात को भी लिखा गया, मुतलका इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन ताहाल ये रिपोर्ट जो है वो मुरतब नहीं हो सकी और इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी। ताम इस हवाले से एफडीए की जानिब से भी इन कॉलोनियों की मंजूरी दे दी गई और ये चेक ही नहीं किया गया कि इनमें से किन किन कॉलोनीज के पास जो है वो एनओसी मौजूद नहीं। इनमें जो साबिक डायरेक्टर जनरल एफडीए हैं, उनकी जो है वो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी थी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं और फाइल्स को मुकम्मल करें, लेकिन फाइल को बगैर मुकम्मल करते ही इन कॉलोनियों की मंजूरी दी गई है और एफडीए के पास भी जो है वो इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि किन किन कॉलोनीज के पास एनओसी मौजूद है और किन किन कॉलोनीज की जानिब से ताहाल एनओसी नहीं लिया गया। ताहम जो मौजूदा एसओपीज हैं और इसके साथ साथ बायलॉज बनाए गए हैं, उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से इस बात को जो है वो फैसला किया गया है कि 60 दिन में महकमा माहौलियात जो है वो एनओसी देने का पाबंद होगा, लेकिन इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होगा ये आने वाले दिन ही बताएंगे। जी तो रमजान से मुतालिक जिस तरह आपने तफसीलन अपडेट किया, मामला यह है कि जिन लोगों ने अब कॉलोनीज बना ली, रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, तो अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या ये सारी तोड़फोड़ तो मुमकिन नहीं? इस सूरत हाल में करवाया जा सकता है कि उनको दोबारा से ना सिर्फ एनओसीज की शर्त को लागू किया जाए बल्कि इसके साथ साथ जुर्माने आयद किए जाएं। लेकिन बेशतर कॉलोनीज ऐसी हैं जिनमें डेवलपर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कॉलोनियां बेचकर वहां से रुखसत हो चुके हैं, मासवाए चंद एक कॉलोनीज के। तो वहां पर अब इंप्लीमेंटेशन जो है वो एफडीए के लिए भी एक कड़ा चैलेंज होगी और महकमा माहौलियात की जानिब से उसकी फीस की वसूली भी जो है वो भी एक कड़ा चैलेंज होगी। लेकिन इसके हवाले से जो एफडीए है उसके बायलॉज भी जो है वो कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि अगर एक डेवलपर जो है वो कॉलोनी बेचकर रुखसत हो चुका है तो वहां पर मकीनों के लिए अब मसाइल जो है वो खड़े होंगे। और इस हवाले से अभी जो बाकी मानदा कॉलोनी है जिनकी मजबूरी तौर पर तादाद जो है वो 490 के करीब है और वो गैर कानूनी है, उनके भी एनओसी जो है महकमा माहौलियात के पास अप्लाई नहीं हुए, जिससे नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद में बेशतर कॉलोनी जो है वो गैर कानूनी है और डेवलपर जो है वो मिली भगत के साथ या तो इनकी मंजूरी ले लेते हैं या एनओसीज जो है वो जाली बनवाए जाते हैं और इनका रिकॉर्ड भी जो है मुतलका महकमों के पास मौजूद नहीं। तहम गुज़िश्ता दिनों में इस हवाले से एफडीए की जानिब से भी इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन फिल वक्त जो है वो मामला जो है वो दबा हुआ दिखाई दे रहा है। जी रमजान मिर्जा, इससे मुतालिक आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मामला अब ये अहम है, 603 इस हवाले से नंबर सामने आ रहा है। 603 में से 118 कॉलोनीज मंजूर शुदा हैं। इस पर डीजी एफडीए का क्या मौकफ है, आपको दिखाते हैं। देखिए, हम इसमें दोबारा डिपार्टमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को, कि हमें जो पेंडिंग एनओसीज हैं उसके ऊपर एक डिसीजन दिया जाए ताकि जो पेंडिंग इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। तो वो सेक्रेटरी हाउसिंग के थ्रू हम सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को अप्रोच कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी गाइडलाइन दी जाए कि जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उसके ऊपर एक या तो वन टाइम एनओसी मिल जाए, पूरे जोन को जो रेजिडेंशियल जोन्स है उसको क्लियर कर दिया जाए फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस।
भट्टा मजदूर यूनियन टोबा टेक्सिंग की जानिब से स्मोक के बायस भट्टों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे में खवातीन मजदूर शामिल हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि इस हवाले से एहतजाज जारी है। भट्टा मजदूर यूनियन टोबा टेक्सिंग की जानिब से स्मोक के बायस भट्टों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। आपको अपडेट करें, भट्टा मजदूर यूनियन टोबा टेक्सिंग की जानिब से स्मोक के बायस भट्टों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और मुजाहरे में खवातीन मजदूर भी शामिल हैं। आपको अपडेट करें कि भट्टा मजदूर यूनियन टोबा टेक्सिंग की जानिब से स्मोक के बायस भट्टों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन में खवातीन मजदूर भी शामिल हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर फुटेजेस देख सकते हैं कि प्ले कार्ड्स और बैनर्स पकड़े हुए हैं। आपको अपडेट करें कि भट्टा मजदूर यूनियन टोबा टेक्सिंग की जानिब से स्मोक के बायस भट्टों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे में खवातीन मजदूर भी शामिल हैं। आपको अपडेट करें कि भट्टा मजदूर यूनियन टोबा टेक्सिंग की जानिब से स्मोक के बायस भट्टों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहरे में खवातीन मजदूर भी शामिल हैं। भट्टा मजदूर यूनियन टोबा टेक्सिंग की जानिब से स्मोक के बायस भट्टों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहरे में खवातीन मजदूर भी शामिल हैं। आप देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, बच्चे भी इस तरह पर एहतजाज हैं अपनी फैमिलीज के हमरा। मर्द हजरात भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो चीफ वकार घुमन हमारे साथ मौजूद है, वकार से बात करेंगे। वकार, ये मुआशी कत्ल बंद करो, इस तरह के मुतालिबात हैं, नारे लगाए जा रहे हैं भट्टा मजदूरों की जानिब से। इसके खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। जीना अंडरपास से शहबाज चौक तक मजदूरों ने रैली निकाली है। खवातीन जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में पंजाब भट्टा मजदूर यूनियन का जो टोबा टेक्सिंग चैप्टर है वो हुकूमत की जानिब से जो भट्टे बंद किए गए हैं इसके खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। जीना अंडरपास से शहबाज चौक तक मजदूरों ने रैली निकाली है। खवातीन जो मजदूर हैं वो भी बड़ी तादाद में इस एहतजाज में शामिल हैं और इनका ये कहना है कि भट्टे बंद होने की वजह से इनका जो रोजगार है वो मुतासिर हुआ है, घरों में फाके पड़े हुए हैं और ये सरापा एहतजाज बने हुए हैं। हमारे साथ मरकजी जनरल सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद शबीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शबीर साहब, क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? गुज़श्ता 5-6 दिन से आपके भट्टे बंद हैं, मजदूर किस तरह गुजारा कर रहे हैं? जी, हमारे घरों में फाके हैं, हमारे घरों में खाने के लिए कोई चीज नहीं है। ये हमारे घरों में नहीं है, ये पूरे पंजाब की ये सूरत हाल है। अभी ये पंजाब में कमोबेश 25 लाख खानदान जो भट्टा इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट ने कोई भी इसके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि अगर ये भट्टे बंद करने हैं तो ये कहां से खाएंगे ये लोग। अब हमारे घरों की जो हालत है वो देखने के काबिल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ भट्टा मालकान अपनी जगह पे बिल्कुल राइट पे है कि अगर काम चलेगा, ईंट बनेगी, पकेगी, फरोख्त होगी तो वो हमें भी मजदूरी मिलेगी। जब उनकी सेल बंद है, उनकी पकाई बंद है, उन्होंने कहा कि ईंट बनाना भी बंद कर दो। हम खवातीन से भी बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। कितनी खवातीन आपकी टोबा टेक्सिंग में इस काम से जुड़ी हुई हैं और वो मुतासिर हो रही हैं? देखिए, 24 से 25 लाख खानदान है तो इसमें खवातीन भी थे, वो उतनी हुई ना। इसमें खवातीन की आपको भी पता है कि वैसे भी खवातीन ज्यादा हैं तो सभी इसी में आ गए ना जमर्दे में। चूल्हे बंद है, गवर्नमेंट को चाहिए तो फिर हमें राशन दे। अगर राशन नहीं देना तो अगर ये 2 माह हमें हमारे पट्टे बंद कर दिए गए ना तो फिर हम पट्टे चलने के बावजूद भी हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब अब हम 2 माह हमने गुजारा कर लिया तो फिर और भी वक्त जो है ना वो हम गुजार लेंगे। और खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह गुजारा कर रही हैं। बाजी दसो, 5-6 दिन तो पट्टे बंद ने, किस तरह तो मजदूरी मिलती पई? कोई हुकूमत दामन कर रही है? कोई शाह नहीं मिलती, इस तरह ही भुखे प्यासे बच्चे भी फिरते, आप भी कोई इंतजाम नहीं काम बंद होने करके। लिहाजा दरखास्त मुतालबा करोगे तुसी? दरखास्त है कि साडे कारोबार चल पैण, कोई साडे नाल हेल्प की जाए। बिल्कुल जी, ये काफी ज्यादा खानदान है, हुकूमत ने इनके मुतबादल कुछ भी नहीं सोचा। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब कुछ कोरोना वायरस की बात करेंगे। स्कूलों में कोरोना टेस्ट सैंपलिंग के लिए हुकूमत की नाक़िस हिकमती अमली। फैसलाबाद के 2000 सरकारी स्कूलों में एक भी तालिब इल्म की कोरोना सैंपलिंग ना हुई। पहले मरहले में सिर्फ 18 स्कूलों के तलबा की रैंडम सैंपलिंग की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्कूल्स में कोरोना टेस्ट सैंपलिंग के लिए हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली। फैसलाबाद के 2000 सरकारी स्कूल्स में एक भी तालिब इल्म की कोरोना सैंपलिंग ना हो सकी। पहले मरहले में सिर्फ 18 स्कूल्स के तलबा की रैंडम सैंपलिंग की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि
स्कूल्स में कोरोना टेस्ट सैंपलिंग के लिए हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली। फैसलाबाद के 2000 सरकारी स्कूल्स में एक भी तालिब इल्म की कोरोना सैंपलिंग न हो सकी। पहले मरहले में सिर्फ 18 स्कूल्स के तलबा की रैंडम सैंपलिंग की गई थी। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो 15 सितंबर के बाद जब तालीमी अदारे खोले गए तो हुकूमत ने ऐलान किया कि तमाम स्कूल्स के सैंपलिंग करने के बजाय रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। लेकिन इस हवाले से जो पॉलिसी बनाई गई वो इंतहाई नाकस रही, क्योंकि अब तक सिर्फ फैसलाबाद के 50 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनका कोरोना वायरस के हवाले से सैंपल लिया गया बच्चों का, जबकि 2000 से जायद सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चे का कोरोना टेस्ट के हवाले से ना तो सैंपल लिया गया ना उन बच्चों का कोई कोरोना टेस्ट लिया गया है। इस हवाले से महकमा तालीम का कहना है कि अब तक 7000 के करीब जो बच्चे हैं उनका रैंडम सैंपलिंग के तहत जो कोरोना का टेस्ट है वो लिया गया है, जिसमें 13 पॉजिटिव केसेस आए हैं। लेकिन अगर बात करें फैसलाबाद की तो जिला फैसलाबाद के 2200 स्कूल हैं, जिसमें से 2000 से जायद स्कूल ऐसे हैं जिसमें पढ़ने वाले 8 लाख बच्चों में से एक भी तालिब इल्म का टेस्ट जो है वो कोरोना का नहीं लिया जा सका। इस हवाले से के मुख्तलिफ केसेस सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स में जब सैंपलिंग की जाती है तो वहां पर एक आधा केस सामने आ जाता है। तो अगर तमाम स्कूल्स में इसी तरह रैंडम सैंपलिंग की जाए तो ये भी खदशा है कि दीगर स्कूल्स में भी इस तरह के केसेस सामने आएंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि फैसलाबाद के 2000 से जायद सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें अभी तक एक भी बच्चे का सैंपल नहीं लिया गया जिससे उसका कोरोना टेस्ट महकमा हेल्थ को भिजवाया जाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर, इसी पर हमें ज्वाइन किया है डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान फोकल पर्सन ने। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी वाले से आप बताइएगा कि स्कूल्स में कोरोना टेस्ट सैंपलिंग के लिए हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली है और फैसलाबाद के 2000 सरकारी स्कूल में भी एक भी तालिब इल्म की कोरोना सैंपलिंग नहीं की गई। इसके हवाले से क्या कहना है आपका? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इसके ऊपर बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन हैं। हम अपना प्रॉपरली बच्चों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको अपना प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं और वो तमाम मेजर्स जो सरकारी तौर पे लिए जा सकते हैं या जिनकी हमें डायरेक्शन है वो लिए जा रहे हैं। इन्हीं की नतीजे में हमारा जो अपना सिस्टम है सैंपलिंग का वो बहुत जबरदस्त जा रहा है और उसके जो रिजल्ट है वो भी बहुत हौसला अफजा है। मैं आपको बताना यहाँ मुनासिब समझता हूँ कि इस वक्त तक हमारे तकरीबन 6,920 बच्चों के और उस्तादा के सैंपल्स जो है वो लिए जा चुके हैं, जिनमें से 13 केसेस जो है वो अभी तक पॉजिटिव आए हैं और इन 13 का अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये हर 500 के बाद एक बच्चा बनता है, तो ये ना होने के बराबर है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत जबरदस्त है और उनको हम फॉलो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिस्टम जो है वो ऐसे चलता रहेगा और इससे हौसला अफजा जो अभी तक जिस तरह जहांगीर बता रहे थे इतने कोई नताइज मुतमईन नहीं है। अब मामला ये है कि आगे सूरत हाल खासी संजीदा है। अब आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि वैसे भी अब आप देखिए सामने ये कि कोरोना की दूसरी जो लहर है उसकी वजह से इजाफा हो रहा है केसेस की तादाद में। तो जो रिजल्ट्स वो अपने सामने आ रहे हैं, जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो हौसला अफजा है, उसमें कोई ऐसी अपना परेशानी वाली बात कम से कम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो अभी तक सामने नहीं आई है। जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हर 500 के बाद एक बच्चा सामने आ रहा है, तो जिस बच्चे को अपना ये पॉजिटिव रिजल्ट डिक्लेयर होता है हम उसको क्वारंटाइन करवाते हैं, हम उसके कांटेक्ट ट्रेसिंग अपना हेल्थ की टीम करती है, पूरी क्लास जो है वो क्वारंटाइन हो जाती है। तो गवर्नमेंट की हिदायत को प्रॉपरली जो स्कूल एजुकेशन और कोलैबोरेशन है हेल्थ का उसके मुताबिक इंप्लीमेंट किया जा रहा है और अभी तक हालात कंट्रोल में है। कोई ऐसी अच्छा इफ्तिखार साहब इस पे भी कमेंट कर दीजिए कि आप बता रहे हैं कि 500 अगर बच्चों का टेस्ट किया जाता है तो एक बच्चा रिपोर्ट होता है, तो उस बच्चे के हवाले एनालिसिस हुआ है या किया गया है या इस हवाले से क्या रिपोर्ट सामने है कि उसमें ये वायरस कैसे मुंतकिल हुआ? देखिए जी अपना कहाँ से हुआ है ये तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ये कांटेक्ट ट्रेस करके बताऊं कि जी किस से उसे अपना ट्रांसफर हुआ है, लेकिन मैं जो अपना सबमिट करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ ये है कि जो रिजल्ट हम जो सैंपल्स हम कंडक्ट कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर उसकी बेसिस के ऊपर ये बहुत अपना माइनर रेशो है, इसमें कोई अपना बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, ये कोई अपना नंबर्स में नहीं है, ये
یہ معاملہ یقیناً اہم ہے, پریشانی والی یقیناً بات ہے. اگر ایک بھی بچے میں یہ کیس بچہ متاثر ہو کورونا کی وجہ سے, تو یقیناً اپنے وہ فیملی کے پاس جب گھر جائے گا یا دیگر اپنی فیملی کے دیگر جو ان کے اہل خانہ ہیں, دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی یا میل ملاپ ہوگا, تو یقیناً یہ مزید وائرس ہو سکتا ہے. افتخار خان فوکل پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے, اس حوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے. جہانگیر اشرف, آپ نے بھی تفصیلاً اپڈیٹ کیا, آپ کا بھی شکریہ. جنگ میں کرونا کے بعد جاری ہیں. 21 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی. محکمہ صحت نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے. اسی پر بات کریں گے مبشر سے نقوی سے. جی بالکل, کرونا وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہے اور اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. محکمہ صحت جھنگ کے مطابق جھنگ میں 21 افراد میں کرونا پازیٹیو آیا ہے, جن میں خواتین, بچے اور مرد شامل ہیں. یہ جو متاثرہ افراد ہیں مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں اور ان کو 14 دنوں کے لیے گھروں میں ہی قرنطینہ کیا گیا. محکمہ صحت کے مطابق رواں ماہ کے دوران 2 افراد کرونا کے باعث موت کے منہ میں بھی چلے گئے ہیں. دوسری جانب جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں, اب پبلک پوائنٹس ہیں, وہاں پر کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. انتظامیہ ان شہریوں سے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے. ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ, جہاں پر روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد 5000 کے قریب ہے اور یہ ان کے مریض اور لواحقین جو ہیں وہ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. متعدد مریض اور لواحقین ایسے ہیں جو ماسک تک استعمال نہیں کر رہے ہیں اور ان میں سماجی فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے, جس پر محکمہ صحت جھنگ کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں تمام تر ہسپتالوں کی انتظامیہ کو اور سربراہان کو کہ وہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروائیں. اب مریضوں اور ان کے لواحقین میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں. ان کو پابند بنایا جائے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر جھنگ نے طاہر بٹو نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں, گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور ماسک کا بھی استعمال کریں تاکہ کرونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں. جی ٹھیک ہے مبشر, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. معاملہ یہ ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے اور ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ خاص طور پر غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلا جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے جتنے بھی ایس او پیز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے تاکہ یہ وائرس مزید وائرل نہ ہو. خصوصی بچوں کو سہولیات دینے کے دعوے اکثر اسپیشل ایجوکیشن اداروں کے پاس اپنی عمارات تک موجود نہیں. ضلع فیصل آباد کے 16 سکولز میں سے 6 کرائے کی عمارتوں میں قائم. کرائے کی مد میں سالانہ 53 لاکھ کا اضافہ بوجھ. عمارتیں بچوں کی ضرورت پوری کرنے میں بھی ناکام ہو چکی ہیں. اسی پر بات کریں گے شاہدہ گھمن سے. جی بالکل, خصوصی بچوں کو بہتر تعلیم اور تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی دعویدار حکومت اور اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی عمارات ہی اسکول کی عمارات ہی موجود نہیں ہے. ضلع بھر میں تقریباً 16 اسکول ہیں جو اسپیشل بچوں کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پر بنائے گئے ہیں, جن میں سے جو ہے وہ اکثر کی عمارات جو ہے وہ ابھی بھی رینٹ پر موجود ہیں اور رینٹ کی عمارات نہ ہونے سے جو ہے وہ بچوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. ایک اسکول میں تقریباً 150 اور 200 کے قریب جو ہے وہ بچے زیر تعلیم ہیں, جس سے جو ہے وہ ان بچوں کو ان کی عمارت جو ہے وہ عمارت جو ہے ان کے بچوں کے مطابق نہ ہونے اور ان میں سہولیات کا فقدان ہونے سے خصوصی بچوں کو خاصی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رینٹڈ بلڈنگ ہیں جن میں لال پور ٹاؤن, جناح ٹاؤن اور دیگر جو سینٹر ہیں وہ قائم ہیں اور ان کے تمام جو بلڈنگ جو رینٹ پر ہونے سے اور ان کی نہ تو بلڈنگ میں ریمپ موجود ہے نہ بچوں کے لیے دیگر سہولیات ہے, جس کی وجہ سے خصوصی بچوں کو خاصا مشکلات کا کیا. شکریہ آپ کا. پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ درجنوں یونیورسٹیز کا کروڑوں روپے کا ڈیفالٹر قرار پایا. پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کی غفلت اور کرپشن کی وجہ سے اس کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی فیسوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تعلیمی اداروں پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ درجنوں یونیورسٹیز کا کروڑوں روپے کا ڈیفالٹر قرار. پنجاب ورکرز ویلفیئر بورڈ کی غفلت اور کرپشن کی وجہ سے اس کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی فیسوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تعلیمی اداروں پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ عمران یونس سے. جی عمران, اپڈیٹ کیجیے گا.
हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करें, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड दर्जनों यूनिवर्सिटीज का करोड़ रुपए का डिफॉल्टर करार। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गफलत और करप्शन की वजह से इसके तहत तालीम हासिल करने वाले हजारों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। इसी के साथ बात करते हैं अपने नुमाइंदा इमरान यूनस से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है वो दर्जनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का करोड़ों रुपए का डिफॉल्टर करार दे दिया गया है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गफलत के बायस तालीम हासिल करने वाले जो हजारों तलबा है उनका मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया है और जो पहले से तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं उनकी फीसों की अदम अदायगी की वजह से तालीमी इदारों पर बोझ जो है वो और भी बढ़ गया है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से हजारों तलबा की स्कॉलरशिप के वाजिबात निजी जामियात को अदा नहीं किए जा सके। वाजिबात ना मिलने के बाद जामियात ने वर्कर्स के बच्चों को तालीम देने से इनकार कर दिया है, जबकि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने लाहौर समेत सूबे की दीगर निजी जामियात के करोड़ों रुपए के वाजिबात जो है वो अदा करने हैं। जामियात की जानिब से कई माह से फंड्स का तकाजा जो है वो किया जा रहा था। इस हवाले से सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मोहम्मद जमील का कहना है कि 1 माह तक फंड जो है वो जारी कर देंगे। तमाम सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। जी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस खेलों के 6 मंसूबे अल्तवा का शिकार। मंसूबों की लागत में करोड़ रुपए इजाफा हो गया। आपको अपडेट करें कि जंग में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस खेलों के 6 मंसूबे अल्तवा का शिकार हो चुके हैं। मंसूबों की लागत में करोड़ों रुपए इजाफा हो गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी महकमा स्पोर्ट्स जंग के 6 मंसूबे जो है फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इल्तवा का शिकार हैं, क्योंकि ये 6 के 6 मंसूबे जो थे सितंबर 2019 में मुकम्मल होने थे, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस ये मंसूबे जो है मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से इन मंसूबों की जो लागत है उसमें भी करोड़ों रुपए का इजाफा हो चुका है। अगर मंसूबों की हम बात करें तो इनमें टाली दौलत खान का वॉलीबॉल कोर्ट है, इसके साथ साथ रत्ता मत्ता मंडी शाह जीवना का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, रत्ता मत्ता का वॉलीबॉल कोर्ट है, इसके साथ साथ भेरू का वॉलीबॉल कोर्ट, खान कोट का वॉलीबॉल कोर्ट और निवानी का जो वॉलीबॉल कोर्ट, इसके साथ साथ जिम फैसिलिटीज भी बनाई जानी थी जो कि ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी वजह से ये जो मंसूबे हैं इनकी लागत में करोड़ों रुपए का इजाफा हो चुका है। मंडी शाह जीवना का जो मल्टीपल स्पोर्ट्स जिम्नेजियम था उसकी लागत 4 करोड़ रुपया लगाई गई थी, लेकिन इल्तवा का शिकार होने की वजह से अब इसकी जो लागत है उसमें 2 करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर दीगर मंसूबों की बात की जाए जिसमें टाली दौलत खान, रत्ता बत्ता, भेरू, इसके साथ साथ जो है वो चुन भरवाना, कोट खान और निवानी के जो मंसूबे हैं उनकी लागत में भी तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए का जो है। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद हमें अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ डीएसओ मोहम्मद इमरान का क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सूबाई वज़ीर खेल जनाब राय तैमूर हयात भट्टी की हदायत पर मुख्तलिफ मनसूबा जात के PC1 मुकम्मल करके और टेंडर वर्क करके मुकम्मल कर लिया गया और इंशाल्लाह आइंदा साल में जंग के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब होंगी। ज़राई साइंसदानों की नाकामी है वजह कुछ और। किसान खुर्दनी अजनास का हाइब्रिड बीज दरामद करने पर मजबूर। खुर्दनी अजनास का दरामदी बिल 350 अरब सालाना पर जा पहुंचा, जिसकी वजह से किसानों की अदम दिलचस्पी बरकरार। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर तेलदार अजनास की तो इसका जो इम्पोर्ट बिल है वो यहाँ पर 300 अरब तक क्रॉस कर जाता है। मुतअद्दिद इसकी वजूहत है, जिसमें एक ये भी वजह है कि यहाँ पर जो हाइब्रिड बीज है वो भी हमें बाहर से ही दरामद करना पड़ता है और एक जो पिछली दादोशुमार है उसके मुताबिक तकरीबन जो 1.5 लाख एकड़ का बाहर से जो दरामद करना पड़ा। यहाँ पर मजबूरी किसान की ये है कि उसको जो ये हाइब्रिड बीज ज़्यादा पैदावार के लिए दरामद करना पड़ता है। हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा कौन सा बीज लगाते हैं? हाइब्रिड बीज लगाते हैं जी। उधर बाहर से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इधर अगर ज़्यादा अच्छा हो जाए तो हम इधर से ज़्यादा लेंगे और इधर काश्त भी इनकी ज़्यादा हो सकती है हमारे इलाके में। हाइब्रिड बीज ही क्यों लगाते हैं? हाइब्रिड ये अच्छी किस्म है, इनका वजन भी ज़्यादा होता है और भी इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारे साथ ज़राई साइंटिस्ट भी मौजूद है हाफिज़ साद, उनसे भी इसी हवाले से हम बात करते हैं। जी बताइएगा यहाँ पर हाइब्रिड बीज के हवाले से आप जो ज़राई साइंसदान है वो क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल सीड जो तेलदार अजनास हैं इसमें कैनोला और सूरजमुखी जो है ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान में वसी पैमाने पे काश्त की जाती हैं। इसमें जो सूरजमुखी है उसका तो टोटली हाइब्रिड बीज है,
जो अभी तक पाकिस्तान में लोकली तैयार नहीं हुआ था और हमें सारा इंपोर्ट करना पड़ता था। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। सूबाई हुकूमत ने तमाम अजला के DSOs को फसलों की बाक़यात चलाने के वाक़यात की फौरी रोकथाम के अहकाम जारी कर दिए हैं। स्मोक में मुसलसल इजाफा होने लगा है। फसलों की बाक़यात जलाने के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत कर दी गई। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे इस अहम मामले के हवाले से। स्मोक एमरजेंसी मगर महकमा ज़राअत और इंतजामिया की गफलत जारी है। सूबाई हुकूमत ने तमाम अजला के हवाले से हिदायत जारी की। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब शुक्रिया। डोगर साहब, क्यों नहीं रुकने में आ रही ऐसे वाक़यात? जी बिल्कुल, ये जो वाक़यात हैं फसलें जलाने के, फसलों की जो बाक़ियात जलाने के वाक़यात हैं, इनमें इजाफा हो रहा है मुसलसल और पंजाब भर के अजला में ये वाक़यात पेश आ रहे हैं और जिसकी वजह से जो स्मोक के वाक़यात हैं, स्मोक की जो सूरत हाल है उसमें शिद्दत आ रही है और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट का, उसके स्मोक कंट्रोल सेल की तरफ से एक मरासला जारी किया गया है पंजाब भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, जिसमें फैसलाबाद, झंग, टोबा और चरियोट के डिप्टी कमिश्नर्स भी शामिल हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करें जिनके बायस जो फसलों की बाक़ियात जलाई जा रही हैं उसको रोका जा सके और बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करें गवर्नमेंट को कि किस तरीके से क्या क्या इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि स्मोक जो है हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो भी सामने आना शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया उसकी तरफ से, और ना ही महकमा माहौलियात कोई किरदार अदा कर सका है। महकमा माहौलियात तो बहुत बेबस नज़र आता है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है मुख्तलिफ अतराफ से, ताकि कल डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने भी एलानिया ये एतराफ़ किया कि वो दबाव में हैं, बहुत सारी जगहों से उन पर प्रेशर आता है, सिफारिशें आती हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता उस तरह से, जिसकी वजह से वो सही तौर पर जो कंट्रोल किया जा सकता है स्मोक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो इक़दाम किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। DD माहौलियात ने कल भी उन्होंने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया था, वो इस हवाले से क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। पंजाब में इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ स्मोक कंट्रोल करनी है, ना कि परफॉर्मेंस शो करनी है। तो कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं ले सकता, उनके बारे में अदालत का हुक्म, अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं ड्यूरिंग स्मोक कैंपेन एक्टिविटी, अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं, कोई पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट हैं, कोई बासर लोग हैं, तो वो आप हमें PDM को मुतला करें डैशबोर्ड पे, वो उसको हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वहाँ हाई कोर्ट में जाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो बराए करम मेरी उन तमाम लोगों से जो मुझे सुबह दोपहर शाम फ़ोन करते हैं, अर्ज़ है, आप मेरे शहर के हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट पंजाब का हुक्म है। फैसलाबाद के साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम का फेडरेशन में बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर चुनाव। राना सिकंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 साल बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। कहते हैं फैसलाबाद में वफाकी सतह पर आए टैक्सेस मामलात को हल करवाने में भरपूर किरदार अदा करूंगा। शिराज भट्ट अपडेट करेंगे। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के साबिक सदर राना सिकंदर आजम एक और जिम्मेदारी जो है वो निभाएंगे। अगले साल के लिए वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बाकायदा तौर पर एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और कागज जमा करवाए थे। आगे इलेक्शंस में भी वो हिस्सा लेंगे और मेरे साथ इस वक्त राना सिकंदर आजम साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। राना साहब, आपने बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही आपकी पिछले साल और माशाल्लाह इस कारकर्दगी को कंटिन्यू रखते हुए अब आप फेडरेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारियां होंगी और किस तरह समझते हैं? पहले आप बिजनेस कम्युनिटी को फैसलाबाद में रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब पूरे वर्ल्ड वाइड में आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाट साहब, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि एक और नई जिम्मेदारी जो मुझे मिली है। 57 चैम्बर हैं पूरे पाकिस्तान के, जो उनमें से 57 में से तकरीबन हम 28 लोग जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर बने हैं, तो उनमें से एक मैं हूँ। इंशाल्लाह ताला जैसे कि 1 साल मैंने एज ए प्रेसिडेंट लोगों की खिदमत की है, तो फैसलाबाद के लिए काम करूँगा, फैसलाबाद की ताजर बरादरी के लिए काम करूँगा। और दूसरा, फैसलाबाद का नाम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान लेवल पे
اس کا نام روشن کرنے کی کوشش کروں گا. میں ایک ورکر آدمی ہوں, مجھے کام کرنے کا شوق بھی ہے اور سلیقہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نئی ذمہ داری مجھے دی ہے, میں فیڈریشن کا جنرل باڈی کا بھی ممبر ہوں اور ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایگزیکٹو کمیٹی. شیراز بٹ آپ نے اپڈیٹ کی, آپ کا شکریہ. نیوز